वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एक जो एडवर्ब है वो एक सेंटेंस में हम लगाएंगे कहाँ पे, यानी कि एडवर्ब का यूज कहाँ पे होगा, किस जगह पे एडवर्ब हम लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकली सही होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम कहाँ पे लगाएंगे एक सेंटेंस में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो वाले एडवर्ब्स होते हैं जो हमें हाउ का आंसर देते हैं। हाउ का मतलब कैसे, कि कोई काम जो है वो कैसे हुआ, या कोई काम है जो वो कैसे करना है। तो आंसर ये कैसे का है कि कोई काम कैसे हुआ या कोई काम कैसे करना है। तो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं उनका जो पोजीशन है वो ये है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर एक सेंटेंस में हम जो वर्ब हमारा होगा उसके फौरी बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करने की, वो ये है कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब भी मौजूद है और साथ में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो फिर हम उस वर्ब की बजाय उस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाएंगे। ये बात एग्जांपल से क्लियर होगी। पहली एग्जांपल देखें, इट इज रेनिंग हैवीली। तो इसमें क्या है, हैवीली क्या है हमारा, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। और रेनिंग जो यहाँ पे आपने एक बात और जो नोट और ध्यान में रखनी वो ये है कि जो हमारा वर्ब है उसकी आपने फॉर्म नहीं देखनी कि कौन सी फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या उसकी फोर्थ फॉर्म है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म है। फॉर्म को आपने नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि वो वर्ब तो है ना। तो रेनिंग जो है वो एक वर्ब है, आपको पता है, ये मैटर नहीं करता कि वो वर्ब की चौथी फॉर्म है। तो रेनिंग एक हमारा वर्ब है और उसके फौरी बाद हमने हैवीली लगा दिया। तो हैवीली क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया कि एक सेंटेंस में वर्ब के फौरी बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाना है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, द शिप इज गोइंग स्लोली, यानी कि जो जहाज है वो आहिस्ता से जा रहा है। तो अब इसमें गोइंग क्या है, ये हमारा वर्ब है और स्लोली हमने फौरी वर्ब के बाद लगा दिया। स्लोली हमारा एक एडवर्ब है, तो हमने वर्ब के फौरी बाद एडवर्ब लगा दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है और गोइंग हमारा वर्ब है और वर्ब के फौरी बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली लगा दिया। अब तीसरी और जो चौथी एग्जांपल है, इसमें जो हमने बात की थी कि अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी हो तो फिर हम उस वर्ब की बजाय उस ऑब्जेक्ट के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है। ये दो आखिरी जो दो एग्जांपल्स हैं ये उस बात को फुलफिल करेंगी। कैसे, तीसरी एग्जांपल देखें, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, यानी कि वो इंग्लिश अच्छी बोलती है। तो स्पीक्स जो है वो हमारा वर्ब है और वेल जो है वो हमारा एडवर्ब है। तो वेल जो है वो हमने स्पीक्स के फौरी बाद क्यों नहीं लगाया, हमने इंग्लिश के बाद लगा रखा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जबकि आप पहली दो एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले एग्जांपल में इट इज रेनिंग हैवीली, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरी एग्जांपल में द शिप इज गोइंग स्लोली, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जबकि तीसरी एग्जांपल में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और स्पीक्स जो है वो हमारा वर्ब है। अब हमने क्या किया, हमारा जो एडवर्ब वेल है वो हमने स्पीक्स के बाद लगाने की बजाय इंग्लिश के बाद लगाया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद लगाया। इसी तरह चौथी एग्जांपल में भी यही सीन है, ही डज हिज वर्क केयरफुली, यानी कि वो अपना काम एहतियात से करता है। तो डज जो है वो हमारा वर्ब है और उसके बाद हिज वर्क, यानी वर्क हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो केयरफुली जो कि हमारा एक एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमने डज के फौरी बाद लगाने की बजाय वर्ब के बाद लगाया, क्योंकि वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम वर्ब के फौरी बाद लगा देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हैं और एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हैं उनकी पोजीशन क्या होगी एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। तो एडवर्ब फ्रेज ये होता है कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, उसे हम कहेंगे कि जिसके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो। जैसे हमारी एग्जांपल्स है, अगर हम देखें एडवर्ब ऑफ फ्रेज जो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमारी एग्जांपल है हियर देयर। ये वाले जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, सिंपल एक एक वर्ड है। जबकि हमारी एग्जांपल है ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है बल्कि ये एडवर्ब फ्रेज है, प्लेस का है, ये भी प्लेस के रिलेटेड ही, लेकिन ये एक फ्रेज है ऑन द वॉल, क्योंकि इसमें द भी शामिल है और वॉल भी शामिल है। और ऑन जो है वो हमें प्लेस के बारे में बता रहा है। तो ऑन द वॉल कुल मिला के एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट संडे जो है वो
एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया, ऑन द वॉल एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया, और नेक्स्ट संडे ऑन एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। तो ये जो एडवर्ब फ्रेज वाला बात है ये आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पे हमारा मेन एम ये है, हमने जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्कस किया है, अब हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम जो हैं उनकी पोजीशन क्या होगी एक सेंटेंस में। तो उनका भी यही सीन है जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर का था। एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में वर्ब हो तो वर्ब के फौरी बाद हमने लगा देना एडवर्ब ऑफ मैनर को, लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को। यही सीन यहां पे भी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर उनके फ्रेजेस यानी एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस जो है उनको हम अगर सेंटेंस में वर्ब मौजूद होगा तो वर्ब के फौरी बाद लगाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद है तो फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ये बात एग्जांपल से मजीद क्लियर होगी। पहले एग्जांपल देखें, ही विल कम हियर यानी कि वो यहां आएगा। आप ट्रांसलेशन को एक दफा छोड़ दें तो ही विल कम हियर में इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा है, वो है कम। तो हियर क्या है, हियर हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जगह के बारे में हमें बता रहा है। तो कम के हमने फौरी बाद हियर को लगा दिया, तो ही विल कम हियर वो यहां आएगा। तो क्या किया हमने, वर्ब जो है कम उसके फौरी बाद हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को लगा दिया। दूसरी एग्जांपल देखें, आई लुक्ड एवरीवेयर। इस सेंटेंस में लुक्ड क्या है, ये एक वर्ब है। आपने फॉर्म नहीं देखनी, मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, वर्ब की जौन सी मर्जी फॉर्म हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो वर्ब तो है ना। तो सेकंड सेंटेंस में आप देखें कि आई लुक्ड एवरीवेयर, तो इसमें लुक्ड क्या है, वो एक वर्ब है और उसके फौरी बाद हमने एवरीवेयर जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो लगा दिया है। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल देखें, हैंग द पिक्चर देयर। अब यहां पे आपने नोट करना है देयर जो है वो भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, लेकिन यहां पे जो बात नोट करने की वो ये है कि इसमें हमारा जो इसमें जो हमारा वर्ब है इस सेंटेंस में वो है हैंग, HANG हैंग। तो हैंग का मतलब लटकाना, हैंग द पिक्चर देयर का मतलब है कि ये जो तस्वीर है वहां लटका दो। तो हैंग का मतलब लटकाना, हैंग जो है वो हमारा वर्ब है और पिक्चर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हमने वर्ब के फौरी बाद देयर को लगाने की बजाय हमने पिक्चर के बाद देयर को लगा रखा है। तो यही बात मैं पहले कर रहा था कि जो अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो तो फिर हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को या एडवर्ब ऑफ टाइम को और एडवर्ब ऑफ मैनर को भी। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब के सिर्फ वर्ब मौजूद हो और ऑब्जेक्ट हो ही ना तो फिर हम वर्ब के फौरी बाद लगा देंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को या एडवर्ब ऑफ टाइम को या एडवर्ब ऑफ मैनर को। तो यहां पे क्या है, यहां पे पिक्चर जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया देयर को जो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें, आई मेट हिम यस्टरडे। तो अब यस्टरडे क्या है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मेट क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो यहां पे क्या है, यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट आ चुका है और वो ऑब्जेक्ट है हिम। तो हमने मेट के फौरी बाद यस्टरडे लगाने की बजाय हमने हिम के बाद लगाया है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखें, दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, यानी कि वो अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। तो यहां इस सेंटेंस में आप देखें कि मैरिड जो है वो हमारा वर्ब है और नेक्स्ट वीक जो कि हमारा यहां पे फिर वो जो बात मैंने डिस्कस की थी शुरू में फ्रेज वाली, तो नेक्स्ट वीक जो है ये एक एडवर्ब नहीं है बल्कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। और कौन सा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो नेक्स्ट वीक एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो मैरिड जो हमारा वर्ब है और फौरी उसके बाद हमने एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम लगा दिया। यानी कि आप एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेज हो, दोनों सूरतों में ये रूल सादिक है, यानी कि दोनों सूरतों में ये रूल आप कह सकते हैं कि लॉजिकल है। तो इस सेंटेंस में भी यही है कि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है लास्ट एग्जांपल में और मैरिड एक ही वर्ब है और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक जो कि एक हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है वो लगा दिया। तो मुद्दे की बात जो यहाँ पे अभी तक हमने डिस्कस की है वो ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो या एडवर्ब ऑफ टाइम हो या एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, वो हम एक सेंटेंस में वर्ब के फौरी बाद लगाएंगे, लेकिन अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा तो फिर हम वर्ब के बाद उसे नहीं लगाएंगे, बल्कि फिर हम उसे ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब्स जो हैं वो एक या दो या दो से ज्यादा हो जाएं तो फिर हमने क्या करना है, यानी कि उनकी फिर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा। तो उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ये है कि सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे।
अगर एडवर्ब की जगह पे एडवर्ब फ्रेजेस हो तो फिर भी यही रूल है। अगर एडवर्ब फ्रेज जो है उसका भी यही रूल है, यानी कि मैनर का एडवर्ब फ्रेज पहले होगा, फिर प्लेस का एडवर्ब फ्रेज होगा और फिर टाइम का एडवर्ब फ्रेज होगा। ये बात एग्जांपल से मजीद क्लियर होगी। पहले एग्जांपल देखें, शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट। अब क्या है, अब इस सेंटेंस में सैंग जो है वो हमारा वर्ब है और उसके बाद दो हमारे पास इस सेंटेंस में जो है एडवर्ब्स आ रहे हैं, यानी कि एक एडवर्ब वेल आ रहा है जो कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एक इन द कॉन्सर्ट। ये पूरे का पूरा जो तीनों वर्ड्स का मजमुआ है ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। तो फ्रेज है, ये अकेला एडवर्ब नहीं है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि फ्रेज की बात भी है। तो इन द कॉन्सर्ट क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, यानी है तो एडवर्ब प्लेस का ही लेकिन फ्रेज की फॉर्म में है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, वो ये है कि अगर एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स आ रहे हैं तो हम पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाएंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाएंगे और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब्स हैं, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने वेल जो कि एक एडवर्ब ऑफ मैनर है वो पहले लगा दिया, यानी कि सैंग जो कि वर्ब है उसके फौरी बाद वेल लगा दिया, और उसके बाद हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस जो है इन द कॉन्सर्ट वो लगा दिया। दूसरी एग्जांपल से ये बात मजीद क्लियर होगी। दूसरी एग्जांपल है हमारी, वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। तो इस एग्जांपल में भी आप नोट कर सकते हैं हमारे पास दो एडवर्ब्स हैं, यानी कि एक एडवर्ब है THERE देयर, एडवर्ब ऑफ टाइम इसे आप कहते हैं, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस आप कहते हैं देयर को, और टुमारो इवनिंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बल्कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि फ्रेज जो है वो एक से ज्यादा वर्ड्स का जो मजमुआ होगा और वो टाइम या प्लेस या मैनर वगैरह के बारे में भी बता रहा होगा, तो फिर वो फ्रेज हम उसे कहेंगे, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं कहेंगे बल्कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम कहेंगे। तो टुमारो इवनिंग क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो सेकंड एग्जांपल में वी शुड गो क्या है, हमारा वर्ब है और उसके बाद हमने लगाना होता है एडवर्ब को। तो गो के बाद अब एडवर्ब तो हमारे पास दो हैं, हम कौन कौन सा लगाएं, तो हमने देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर अपना। तो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले है, इसलिए हमने देयर जो है वो गो के फौरी बाद लगा दिया, और टुमारो इवनिंग जो कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है वो हमने एंड पे लगा दिया, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से एडवर्ब ऑफ टाइम को हमने एंड पे लगाना है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल से मजीद क्लियर होगी ये बात, ही स्पोक अर्नस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। अब अर्नस्टली क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब इसमें तीनों आ रहे हैं, ये एग्जांपल आपके सब जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देगी। इसमें तीनों टाइप्स जो हैं एडवर्ब की वो आ रही हैं। अर्नस्टली जो है वो एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब संजीदगी से बोलना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट द मीटिंग, तो एट द मीटिंग क्या है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, और लास्ट नाइट क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है। तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हमने क्या करना है, हमने वर्ब के फौरी बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, यानी अर्नस्टली हमने लगा दिया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो एट द मीटिंग जो है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, वो हमने लगा दिया, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। तो लास्ट नाइट जो है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, तो वो हमने लगा दिया। तो ही स्पोक अर्नस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, यानी कि वो पिछली रात जो है या लास्ट नाइट जो है वो मीटिंग पे संजीदगी से बोला। तो इस तरह से हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हुए दो से ज्यादा अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब्स आ रहे हो तो उनको इस तरह से एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होना चाहिए कि वो एडवर्ब्स जो हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी कसरत से हो रही है, यानी हाउ ऑफन का आंसर होते हैं कि कोई काम कितनी कसरत से हो रहा है। जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ये सब के सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। और इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ और एडवर्ब्स भी इस कैटेगरी में आएंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हैं ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, इस तरह के एडवर्ब्स। तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये वाले जो एडवर्ब्स हैं ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट वगैरह, इनके लिए क्या रूल है, यानी कि ये एक सेंटेंस में हम कैसे फिट करेंगे। इनका ये रूल है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हम इनको फिट करेंगे, यानी कि एक सेंटेंस में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है या इन ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली वगैरह में से कोई एडवर्ब आ रहा है, तो फिर हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में इन्हें लगाना है। कैसे, एग्जांपल से ही बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल है हिज वाइफ नेवर कुक्स। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाइफ। तो सब्जेक्ट आपको पता है एक सेंटेंस में काम करने वाले को, यानी कि जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी हिज वाइफ नेवर कुक्स, यानी उसकी जो
बीवी है वो कभी खाना नहीं बनाती या पकाती। तो वाइफ क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो नेवर जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और कुक्स जो है वो हमारा वर्ब है। और हमने रूल यही पढ़ा है कि जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा या ऑलमोस्ट ऑलरेडी या हार्डली नियरली इन एडवर्ब्स में से कोई एडवर्ब होगा तो वो हम वाइफ यानी कि सब्जेक्ट और कुक्स यानी कि वर्ब, यानी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगाएंगे। तो यहाँ पे नेवर जो है वो हमने दरमियान में लगा रखा है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी और वो ये है कि अगर वर्ब के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हम उस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान की बजाय हम सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर एडवर्ब लगाएंगे और फिर जाके मेन वर्ब जो होगा वो लगाएंगे। कैसे, ये बात दूसरी एग्जांपल से क्लियर होगी। दूसरी एग्जांपल है ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, यानी उसने कभी कोई टाइगर नहीं देखा। तो ट्रांसलेशन को आप छोड़ें, आप ये देखें कि इसमें वर्ब क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है और सीन जो है वो मेन वर्ब है, जबकि इस सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब भी घुस चुका है और वो कौन सा है, वो है हैज, यानी ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। तो हैज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो रूल हमने अभी ये डिस्कस किया है कि अगर सेंटेंस में अगर तो हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फिर तो यही रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो तो फिर हम ये कर देंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो यह यहाँ पे हमने दूसरी एग्जांपल में यही किया हुआ है कि ही हैज नेवर सीन अ टाइगर। तो अब जो नेवर हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमने हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा रखा है। तो तीसरी एग्जांपल से ये बात मजीद क्लियर करें, आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही बात हेल्पिंग वर्ब वाली आ गई कि सब्जेक्ट हमारा आई है और टोल्ड हमारा मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब हैव भी है। तो हैव के बाद हमने ऑफन को लगाया हुआ है और ऑफन जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल, वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब सब्जेक्ट जो है वो हमारा वी है और हैव जो है वो हमारा मेन वर्ब है, जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं। तो यहाँ पे जब ये वाला सीन हो कि जो वर्ब हो वो मेन वर्ब एक ही हो उसका, यानी कि कोई ना कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो, तो फिर हम ये करेंगे कि फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को घुसेड़ देंगे। तो वी यूजुअली हैव, तो यहाँ पे यूजुअली जो कि हमारा एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमने सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगा दिया। सेकंड लास्ट एग्जांपल देखिए, माय अंकल हैज जस्ट गॉन आउट। तो इसमें क्या है, इसमें फिर वही वाली कंडीशन आ गई हेल्पिंग वर्ब वाली कि मेन वर्ब जो है वो गॉन है लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब हैज भी आया हुआ है। तो फिर क्या रूल होता है, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर ये रूल होता है फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में हम लगाएं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बल्कि उसकी बजाय हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं और फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को और फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं। लास्ट एग्जांपल, आई क्वाइट एग्री विद यू। तो इसमें वही बात कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगा रखा है। तो मुद्दे की बात जो है यहाँ पे समझने की वो यही है, एक ही इसमें बारीकी है, वो ये है कि अगर तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही ना हो सेंटेंस में तो फिर तो सादा सा रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगा देना है, वो ग्रामेटिकली सही होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद हो तो फिर हम ये करेंगे कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा और फिर मेन वर्ब होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट जो है वो एक छोटी सी बात है नोट करने के लिए कि अभी हमने रूल पढ़ा है कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या जो हमने एडवर्ब्स देखे हैं ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट वगैरह, अगर इनमें से कोई एडवर्ब हो तो वो हम यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है और वो ये है कि अगर हमारा जो वर्ब है वो इज, एम, आर या वाज वर्ब में से कोई हो तो फिर हम उसको वर्ब से पहले की बजाय वर्ब के बाद लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। कैसे, एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। हमारी पहली एग्जांपल है, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो वर्ब है वो एम है और सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई है, जबकि हमने जो रूल पढ़ा था वो यही था कि जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तो वो यही करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद
और वर्ब से पहले लगाएंगे। तो उस रूल के तहत तो ये बनना था आई नेवर एम लेट फॉर स्कूल, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। क्यों? क्योंकि जब इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब की तौर पे आएगा तो फिर हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह हैं वो हम वर्ब के बाद लगाएंगे, यानी कि आई नेवर एम नहीं करेंगे बल्कि आई एम नेवर, यानी कि वर्ब के बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाना है। तो एम जो है वो हमारा वर्ब है और उसके बाद हमने नेवर जो कि हमारा एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको लगा रखा है। दूसरी एग्जांपल में भी सेम केस है, ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडेज। तो इसमें क्या है, इसमें इज जो है वो हमारा वर्ब के तौर पे आ रहा है और इसीलिए हमने ऑलवेज जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमने इज के बाद लगा रखा है, जबकि जो हमने पहले रूल डिस्कस किया था उसके मुताबिक ये इससे पहले आना था और सब्जेक्ट के बाद, ही जो एक सब्जेक्ट है उसके बाद आना था और इससे पहले आना था, यानी कि ही ऑलवेज इज एट होम ऑन संडेज। लेकिन वो गलत होगा। किस सूरत में गलत होगा? उस सूरत में गलत होगा अगर हमारे जो वर्ब्स हैं वो इज एम और या वाज वर्ब में से कोई हो। इसी तरह आखिरी एग्जांपल वही और जस्ट ऑफ, तो इसमें भी आर जो है वो इसी ग्रुप में से है। तो अगर वर्ब के तौर पे आ रहा है तो उसके बाद हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, या इन जो हमारे 6 एडवर्ब्स हैं यानी कि ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट वगैरह में से जो भी एडवर्ब होगा वो हम इज एम और या वाज वर्ब के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट जो है वो हमने आर के बाद लगा रखा है, वी आर जस्ट ऑफ। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपने जहन में रखनी है, यानी कि ये उस रूल से थोड़ा हट के बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अभी हमने रूल डिस्कस किया है उसी की थोड़ी सी निगेशन है, यानी अगर जो वर्ब है उस पर हमने स्ट्रेस देना हो यानी उस पर जोर देना हो तो फिर जो है इसी रूल की निगेशन है वो ये क्या कि अभी हमने देखा था कि इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई भी अगर वर्ब के तौर पे आ जाए तो हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बाद में लगाएंगे। लेकिन अगर हमने इज एम आर की या वाज वर्ब की कोई भी फॉर्म हो या कोई हेल्पिंग वर्ब हो ऑर्डिनरी, तो उस पर अगर हमने जोर देना हो, स्ट्रेस देना हो, तो फिर हम इन एडवर्ब्स को बाद की बजाय पहले लगाएंगे। कैसे, ये बात एग्जांपल से क्लियर होगी। पहले एग्जांपल देखें, अब्दुल हैज कम लेट अगेन, यस ही ऑलवेज, सॉरी, इसकी अगर पहले हमने पिक्चर बनानी होगी कि एक, लेट्स सपोज आप मिसाल के तौर पे लें कि 2 बंदे हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहला बंदा कह रहा है अब्दुल हैज कम लेट अगेन, कि अब्दुल जो है वो दोबारा से लेट आया है। आगे वाला जो बंदा है वो कह रहा है यस ही ऑलवेज डज कम लेट, यानी कि वो डज जो वर्ड है उस पे जोर दे रहा है, उस पे स्ट्रेस दे रहा है, यानी कि वो कहता है कि हाँ वो रोजाना ही, हमेशा, यानी कि वो लेट आता है, वो हमेशा ही लेट आता है। तो इसमें डज जो है उस पे स्ट्रेस होगा, उस पे आप जब प्रोनाउंसिएशन इसकी करोगे तो डज पे आपने स्ट्रेस देनी होगी, जोर देना होगा। तो यस ही ऑलवेज डज कम लेट, तो इसमें हमने रूल क्या ब्रेक किया? वही जो अभी हमने रूल डिस्कस किया था उसकी निगेशन हो चुकी है कि डज जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद में आना चाहिए तो ऑलवेज को, लेकिन यहाँ पे हमने पहले लगा रखा है। और क्यों लगाया, उसकी रीजन यही है, उसकी वजह यही है कि हमने डज पे जोर देना था, स्ट्रेस देनी थी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल से ये बात मजीद क्लियर होगी। व्हेन विल यू राइट द एसे, यानी कि कोई एक बंदा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है दूसरे से। क्या क्वेश्चन है उसका? व्हेन विल यू राइट द एसे, यानी कि तुम एसे जो है, मजमून जो है वो कब लिखोगे? तो आगे से वो जवाब दे रहा है बट आई ऑलरेडी हैव रिटन इट। तो हैव पे थोड़ा फोकस देना है, यानी कि हैव पे थोड़ी स्ट्रेस देनी है। वो कह रहा है लेकिन मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो बट आई ऑलरेडी हैव रिटन इट। तो यहाँ पे हैव क्या है? ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद ऑलरेडी जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हैव से पहले ऑलरेडी आ चुका है। और क्यों आ चुका है उसकी एक ही वजह, और वजह ये है कि हमने हैव जो है उस पे स्ट्रेस देनी थी, उस पे जोर देना था। तीसरी एग्जांपल से ये बात मजीद क्लियर होगी। विल यू बी फ्री ऑन संडेज, यानी कि क्या तुम इतवारों पे फ्री होगे, संडेज पे फ्री होगे? तो आगे वाला जो बंदा है जिससे सवाल किया गया वो कह रहा है आई यूजली एम फ्री ऑन संडेज, लेकिन जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे बल्कि फोकस स्ट्रेस देना होगा एम पे। कैसे? आई यूजली एम फ्री ऑन संडेज, यानी कि मैं आमतौर पर संडेज पे जो है फ्री होता हूं। तो यहाँ पे एम जो है अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई भी अगर हेल्पिंग कोई भी अगर वर्ब आ जाए तो उसके बाद हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी रूल की निगेशन, यानी उसी के ऑपोजिट बात आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि एम से पहले यूजुअली आ रहा है जो कि एक हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो उसी रूल को ब्रेक किया गया। क्यों किया गया? एक ही वजह है रूल को ब्रेक करने की कि हमने स्ट्रेस देना था एम पे। तो जब हमने वर्ब
या ऑक्सिलरी वर्ब पे स्ट्रेस देना हो, जोर देना हो, फोकस देना हो, तो फिर हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब से पहले लगाएंगे। इसी तरह आखिरी एग्जांपल में भी है, डू यू ईट मीट, क्या तुम गोश्त खाते हो? यस आई समटाइम्स डू, तो डू जो है उस पे फोकस और जोर है। तो यानी हाँ मैं बाजुकात खाता हूँ, तो इसमें समटाइम्स क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, और डू जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी आप इसे कहते होते हैं। तो जब फोकस या आपने स्ट्रेस देनी हो तो आप इन जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन पे इनसे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो पहले लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैव टू और यूज टू के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज। तो हैव टू और यूज टू जो हैं ये दोनों जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहले लेते हैं, यानी कि इनसे पहले हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल से ये बात क्लियर करें, ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, यानी कि वो हमेशा मेरे साथ मुत्तफिक हो जाता था। तो इसमें ऑलवेज जो कि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हमने यूज टू से पहले इस्तेमाल कर लिया। दूसरी एग्जांपल देखें, आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी मुझे अक्सर जो है कॉलेज जो है वो पैदल जाना होता है। तो इसमें ऑफन क्या है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हैव टू से वो पहले आ रहा है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि हैव टू और यूज टू के साथ जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो वो उनसे पहले करेंगे किसी भी सेंटेंस में, ना कि बाद में। नेक्स्ट एक छोटा सा रूल है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बारे में, और इससे पहले आपको जो एडवर्ब की डेफिनेशन है उसको फिर से एक दफा ज़हन में रिवाइज करना होगा, और वो ये है, एडवर्ब की आपको डेफिनेशन रिवाइज करनी है, और वो ये है कि एडवर्ब जो है हम एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो एक सेंटेंस में किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। यानी जो एक एडवर्ब है वो एक सेंटेंस में 3 वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है। कौन कौन से? वो किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या वो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात है एडजेक्टिव और एडवर्ब की, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक एडवर्ब की ये क्वालिटी है कि वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी। तो जब वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो वो पोजीशन उसकी क्या होगी, हमने यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि हमने उसकी सेंटेंस में पोजीशन देखनी है कि जब वो किसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो वाला एडवर्ब हमने यूज कैसे करना है, उसकी पोजीशन क्या होगी एक सेंटेंस में। आया क्या वो एडजेक्टिव से पहले होगा, या वो एडजेक्टिव के बाद होगा, या वो एडवर्ब से पहले होगा, या वो उस एडवर्ब के बाद होगा, तो हमने वो देखना है। तो ग्रामेटिकली ये है कि जब वो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आएगा सेंटेंस में। ये बात हमने ज़हन में रखनी कि वो पहले आएगा। पहले एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल है, रामा इज अ रादर लेजी बॉय। तो इसमें लेजी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए रादर जो है वो हमारा एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो लेजी एडजेक्टिव से पहले आ गया। दूसरी एग्जांपल देखें, द डॉग वाज क्वाइट डेड। तो इसमें डेड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब जो है वो क्वाइट आ गया, यानी कि डेड से पहले आ गया। तीसरी एग्जांपल देखें, द बुक इज वे इंटरेस्टिंग। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, वो एक एडवर्ब है, और उसको जो दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वो है वे। तो वे जो है वो एडवर्ब इंटरेस्टिंग से पहले आ गया। लास्ट एग्जांपल देखें, डू नॉट स्पीक सो फास्ट। तो इसमें फास्ट क्या है, वो एक एडवर्ब है, और उसको मॉडिफाई करने वाला जो दूसरा एडवर्ब है सो, वो उससे पहले आ गया। तो मुद्दे की बात यह है कि जब एक एडवर्ब किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो वाला एडवर्ब उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से सेंटेंस में पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है, एक छोटी सी बात नोट करने की, वो ये है कि एडवर्ब जो इनफ है वो एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले नहीं आएगा, बल्कि वो बाद में आएगा। यानी कि ये उसी बात की निगेशन होगी, उसी रूल का उल्ट हो गया। वो एक रूल जनरल रूल है जो कि सब एडवर्ब्स पे, सब एडजेक्टिव्स पे वो ट्रू है, यानी कि ट्रुथ है उस पे। जबकि ये वाली एक एक्सेप्शन है, यानी कि ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये एक ही इनफ जो है वो एक ही एडवर्ब है जो कि यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है। कैसे एग्जांपल से बात क्लियर होगी। पहले एग्जांपल है, इज द बॉक्स बिग इनफ। यानी कि ट्रांसलेशन को छोड़ें, ट्रांसलेशन इसकी बनती है क्या क्या जो बॉक्स है वो काफी बड़ा है। तो ट्रांसलेशन को आप छोड़ें, इसमें ये देखना आपने बिग क्या है। तो बिग एक जो है एडजेक्टिव है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए जो एडवर्ब है वो है इनफ। तो इनफ जो अभी हमने रूल डिस्कस किया था उसको बाय रूल तो बिग से पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनफ बाद में आ चुका है एडजेक्टिव के बाद में। तो यही बात इसमें इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो कि उस रूल के निगेट में जाता है, यानी कि उस रूल की निगेशन करता है। यानी कि ये एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले नहीं बाद में आता है। दूसरी एग्जांपल देखें, ही वाज रैश इनफ टू इंटरप्ट।
तो इसमें क्या है, इसमें रैश हमारा एक रैश जो हमारा वो एक एडवर्ब है, खुद से एक एडवर्ब है, और उसके एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इनफ एक दूसरा एडवर्ब है, और उस दूसरे एडवर्ब ने यानी कि बाद में पोजीशन ली हुई है, यानी कि एडवर्ब के बाद में आया हुआ है। आखिरी एग्जांपल देखें, ही स्पोक लाउड इनफ टू बी हर्ड। तो इसमें लाउड क्या है, लाउड हमारा एक एडवर्ब है और उसको मॉडिफाई करने के लिए इनफ जो है वो एक एडवर्ब है। तो इनफ जो है वो लाउड के बाद में आया हुआ है, हालांकि इसे जो पहले हमने रूल डिस्कस किया था उसके मुताबिक एडवर्ब जो होता है उसको पहले आना होता है एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब से, लेकिन यहाँ पे इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर मॉडिफाई करेगा भी तो वो उससे पहले नहीं आएगा बल्कि बाद में आएगा। लास्ट में हम देखते हैं वर्ड ओनली का इस्तेमाल। ओनली जो है उसका एक तो एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये एक एडवर्ब है, लेकिन उसका एक जनरल इस्तेमाल भी है। तो जब जनरल इसका इस्तेमाल है वो ये है कि वो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होगा उससे वो पहले आएगा। जैसे हमारी एग्जांपल है, आई वर्कड ओनली 2 सम्स, यानी मैंने सिर्फ 2 सवाल हल किए। तो इसमें ओनली जो है वो 2 को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, ही हैज स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, यानी वो सिर्फ 3 घंटे सोया। तो इसमें ओनली जो है वो 3 को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि एक जनरल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जबकि अब हम इसका देखते हैं एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल। तो स्पोकन इंग्लिश में अब जब हम इसे देखेंगे तो फिर हम इसे एडवर्ब के तौर पे देखेंगे और इन्हीं सेंटेंसेस को मॉडिफाई करेंगे और इसको अब एडवर्ब बनाने लगेंगे। कैसे? तो एडवर्ब में ये हो जाएगा कि ये एडवर्ब का पता है आपको रूल है, जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो फिर जब हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो फिर ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा। इस सेंटेंस में वर्ब इन दोनों एग्जांपल्स में कौन कौन से हैं? स्लेप्ट और वर्कड जो है ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये वर्ब्स हैं। तो अब एग्जांपल्स जो हमारे मॉडिफाई एग्जांपल्स हैं, मॉडिफाइड, वो कौन कौन सी बनी? हमारी पहली एग्जांपल बन गई, आई ओनली वर्कड 2 सम्स। तो यहाँ पे वर्कड जो है उस पर हमने थोड़ी स्ट्रेस भी देनी है अपना रिक्वायर्ड मीनिंग लेने के लिए। तो ओनली जो है यहाँ पे वर्कड को अब मॉडिफाई कर रहा है, तो ओनली जो है वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ही हैज ओनली स्लेप्ट 3 आवर्स, यानी कि वो सिर्फ 3 घंटे सोया। तो इसमें अब क्या है, अब ओनली जो है वो स्लेप्ट जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है और एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहने के बाद जो मुद्दे की बात वो ये है कि अगर ओनली का हम जनरल इस्तेमाल देखेंगे तो वो ये होगा कि जिस भी वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा उससे वो पहले आएगा। लेकिन अगर उसको हमने एडवर्ब के तौर पे उसका देखना होगा यूज, तो वो ज्यादातर जो कि हम स्पोकन इंग्लिश में देखते हैं तो वो ऐसे होगा कि वो जिस वर्ब को मॉडिफाई करेगा उससे पहले आएगा। तो ये एक छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस है ओनली के इस्तेमाल में। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 37 है वो आपका कंप्लीट हो गया।